वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने अभी मणिपुर का क्वेश्चन पेपर निकाला है जो इस साल हमारा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया था एनटीए ने मणिपुर में। तो वो क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा है कंपैरेटिव टू हमारा जो नीट यूजी का 2023 का जो एग्जाम हुआ था वो बहुत इजी था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा पुश हो गई। तो हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने मणिपुर वाले एग्जाम में हमें मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन्स के अंदर क्या मिलता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। तो प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। आपको पता है प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दो तरीके के फैटी एसिड्स पढ़ते हैं हम, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सारे सिंगल बॉन्ड्स के साथ है अगर कार्बन चेन तो सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर कार्बन चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, राइट। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन चीजें होती है। नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा होता है? शुगर से जुड़ा होता है। और वो अगर आरएनए की बात करें तो राइबोस शुगर होती है, डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। एंड शुगर फिर किससे कनेक्टेड रहती है? फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्टेड रहती है। ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके। एंड न्यूक्लियोटाइड एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज फोस्फोएस्टर बॉन्ड। एंड शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक। तो हमारे पास इस तरीके से होता है अरेंजमेंट। एक शुगर होती है, इधर से वो बेस से कनेक्टेड रहती है, और बेटा इधर से फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्टेड रहती है। तो ये हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको मिलेगा फॉस्फोडाइएस्टर। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स कोई भी पॉलीसैकेराइड लेंगे तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको? ग्लाइकोसिडिक। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या है? शुगर के बहुत सारे रेसिड्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे? वो कनेक्टेड होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग में ये सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा सक्सेशन से। किससे है ये क्वेश्चन? सक्सेशन से। सक्सेशन क्या होता है? एक एरिया जिसमें या तो पहले लाइफ थी, और थी तो किसी डिजास्टर की वजह से लाइफ खत्म हो गई, या फिर पहले कभी लाइफ थी ही नहीं। दो चीजें, या तो थी और किसी डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई, या फिर कभी लाइफ थी ही नहीं। तो अगर थी और किसी डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई तो उसमें एटलीस्ट सॉइल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हो। और अगर कभी भी लाइफ नहीं थी तो वहां पर आपको सॉइल भी नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे लाइफ का जो फॉर्मेशन होता है या लाइफ का जो अपियरेंस होता है ऐसे खाली एरियाज में, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सक्सेशन। उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। जैसे हाइड्रार्क सक्सेशन है, पानी के अंदर जब लाइफ अपीयर होगी उसे हाइड्रार्क सक्सेशन बोलते हैं। जेरार्क सक्सेशन, जब धीरे धीरे कम्युनिटीज जो खाली एरिया है उसमें आ जाएंगी तो उसे जेरार्क सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया, कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट, जहां पर पहले लाइफ नहीं थी वहां पर लाइफ आ जाना इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। दो तरीके के सक्सेशन होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है बच्चों। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है ना, वहां पर पहले कभी लाइफ थी ही नहीं और अभी लाइफ बनी है, तो मतलब लाइफ आने से पहले वहां सॉइल फॉर्मेशन हुआ होगा, तो थोड़ा स्लो होता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले लाइफ हुआ करती थी, लेकिन किसी डिजास्टर की वजह से लाइफ खत्म हो गई। एंड क्योंकि किसी डिजास्टर की वजह से लाइफ खत्म हो गई, तो वहां कम से कम ऑलरेडी फॉर्म्ड सॉइल होगी। ऑलरेडी फॉर्म्ड सॉइल है वहां पर, तो क्या है, वहां पर कम से कम जो टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरेटिव। तो सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होते हैं। अब देखते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन। ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन। स्पीशीज कंपोजिशन में ग्रेजुअल चेंज क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती चली जाएगी या को एग्जिस्ट करती चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देन आता है हमारे पास फास्टर एंड क्लाइमेक्स।
फास्टर एंड क्लाइमेक्स रीच्ड क्विकली। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो फाइनल वाली कम्युनिटी होती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो कंपैरेटिवली फास्टर एंड क्लाइमेक्स जल्दी रीच हो जाएगा। तो ये कब होता है? सेकेंडरी सक्सेशन में, क्योंकि यहाँ सॉइल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। प्राइमरी सक्सेशन में कभी भी लाइफ नहीं थी, तो वहां पर सॉइल नहीं थी। लाइकेंस टू म्यूजिक कंडीशन, पहले लाइकेंस आएंगे। कौन से लाइकेंस आएंगे बेटा? मैंने पहले भी बताया आपको, पहले के वीडियोस में भी बताया। बताओ कौन से लाइकेंस आएंगे? हमने 3 तरीके के लाइकेंस पढ़े हैं ना, बताओ कौन से लाइकेंस आएंगे? क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। तो क्रस्टोस का ग्राफिस लाइकेन सबसे पहले आता है, चट्टान पे, रॉक पे, है ना। तो ज़रार्क सक्सेशन में पहले लाइकेंस आएंगे एंड उसके बाद हो जाएंगी मीजिक कंडीशन। ना ज्यादा पानी वाली और ना ही ज्यादा ड्राई, डेजर्ट जैसा भी नहीं रहेगा और वाटर बॉडी जैसा भी नहीं रहेगा, मतलब जंगल बन जाएगा। तो मीजिक कंडीशन आ जाएगी। तो जो आज खाली चट्टान है, कल उसके ऊपर क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। और चट्टान किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉइल में कन्वर्ट। हाइड्रार्क सक्सेशन मतलब पानी वाला सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन क्या होता है? पानी वाला सक्सेशन। तो पानी, वाटर बॉडी के अंदर अभी कोई भी लाइफ नहीं है, धीरे धीरे लाइफ आएगी। तो पहले क्या आता है? फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन आया, उसके बाद बाकी की स्पीशीज आएंगी धीरे धीरे एंड मीजिक कंडीशन आ जाएगी, जंगल बन जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन टू मीजिक कंडीशन। तो आपको याद रखना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब हो गया ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन। प्राइमरी सक्सेशन है तो पहले कभी भी लाइफ नहीं थी। सेकेंडरी सक्सेशन है तो पहले लाइफ थी, अब वो किसी डिजास्टर से खत्म हो गई, लेकिन सॉइल ऑलरेडी है, तो ये प्राइमरी के कंपैरेटिव थोड़ा फास्टर होता है। हाइड्रार्क सक्सेशन सक्सेशन में हाइड्रिक कंडीशन से मीजिक कंडीशन आ जाती है। जेरार्क में जेरिक कंडीशन से मीजिक कंडीशन आ जाती है। जेरार्क में पहले लाइकेंस आते हैं और हाइड्रार्क में पहले फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? कि सेपल और पेटल का अरेंजमेंट क्या होता है? सेपल और पेटल के अरेंजमेंट के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? एस्टिवेशन। और हमारी एनसीईआरटी ने हमें पेटल्स का अरेंजमेंट पढ़ाया है। तो कैलोट्रोपिस में पेटल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है बेटा? वेलवेट। कैलोट्रोपिस में वेलवेट रहता है। वेक्सिलरी आपको किस में देखने को मिलता है? फेबेसी फैमिली के अंदर वेक्सिलरी देखने को मिलता है। इसमें पोस्टीरियर एंड पर एक बड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है, दो विंग्स होते हैं, और नीचे एंटीरियर एंड पर कील होती हैं जो कि फ्यूज करने से बनती है। दो पेटल के फ्यूज करने से एंटीरियर स्मॉल कील बनती है। तो लार्ज पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, तो ये 1 लिखेंगे इसके लिए। दो विंग्स होते हैं लेटरल साइड पर, उसके लिए 2 लिखेंगे। और एंटीरियर साइड पर कील दो पेटल्स को जोड़ने से बनती है, तो 1+2+2 विद इन ब्रैकेट। फ्यूजन से बनी है इसलिए विद इन ब्रैकेट लगाते हैं। ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है और ये फेबेसी फैमिली में देखने को मिलती है आपको। फेबेसी मतलब हमारी पी बीन्स वाली फैमिली, राइट। देन आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसके अंदर देखने को मिलती है? ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। देखो बेटा, जब ओवरलैप करेंगी पेटल्स एक दूसरे के ऊपर तो ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट होता है। और ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो ग्रेजुअल फैशन में होती है। मतलब हर पेटल का एक हिस्सा बाहर की तरफ होगा और एक हिस्सा दूसरी पेटल से दबा हुआ होगा। इसको बोलते हैं ग्रेजुअल ओवरलैपिंग। तो अब 5 पेटल इमेजिन करोगे तो एक हिस्सा दूसरी पेटल से दबा हुआ होगा। इधर बना देते हैं इसको। देखो, एक हिस्सा दूसरी पेटल से दबा हुआ है। इसको बोलते हैं ग्रेजुअल ओवरलैपिंग। और ग्रेजुअल ओवरलैपिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड आपकी मालवेसी फैमिली में मिलती है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, चाइना रोज, टमेटो, दियन, दियन। चाइनीज लेडीज आर कॉमनली ट्विंस। लेडी फिंगर आ जाएगा बेटा, चाइना रोज आ जाएगा, और कॉटन आ जाएगा। टमेटो मत करना इसमें। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ये तीनों किसके मेंबर है? मालवेसी फैमिली के मेंबर। ट्विस्टेड ग्रेजुअल फैशन। लेकिन जब इम्ब्रिकेट होते हैं तो उसमें ग्रेजुअल फैशन में ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें आपको कंप्लीटली इंटरनल पेटल भी मिलती है जो दोनों तरफ से दबी हुई है, और कंप्लीटली एक्सटर्नल पेटल भी मिलती है जो दोनों तरफ से ओपन है। और ऐसी भी पेटल मिलेगी जो एक तरफ से इंटरनल हो, एक सिरा उसका इंटरनल है और दूसरा सिरा उसका एक्सटर्नल है। उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। उस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आईसीजी, कैशिया एंड गुलमोहर में मिलती है। ठीक है, तो कैलेड्रोपस में वेलवेट, वेक्सिलरी फैबेसी में, ट्विस्टेड मालवेसी में, लेडी फिंगर चाइना रोज, कॉटन, एंड इम्ब्रिकेट आईसीजी, कैशिया एंड गुलमोहर। ठीक है,
जिन बच्चों ने ड्रॉप किया है वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि अगर इस बार क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है तो क्या रहेगा आपका स्टैंडर्ड। फिर हमारे पास ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरेटिनोइड। एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में सबके कलर लिखे हुए हैं। जेंथोफिल तो सबको पता है येलो कलर का होता है, राइट। अब कैरेटिनोइड है, कैरेटिनोइड क्या होगा, येलो टू येलो ऑरेंज हो जाएगा। ओके। अब हमारे पास है क्लोरोफिल ए, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है तो इसे ब्लूइश ग्रीन बोलते हैं। और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्लोरोफिल ए हो गया ब्लू ग्रीन, मतलब ए का थर्ड, बी का सेकंड, एंड सी का फोर्थ, एंड डी का वन। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में गए, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना देर करे। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फ्लोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स। हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना बेटा, वो फर्टिलाइजर्स में ज्यादातर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट जब हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर रहे हैं, तो जब एग्रीकल्चर से जो पानी बाहर जाता है तो उसके अंदर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट होंगे। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि लेक का पानी टर्बिड होता चला जाता है, लेक में एजिंग होती चली जाती है, लेक के अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पर एल्गल ब्लूम होगा, वो सारी एल्गी ग्रो कर जाएगी। एंड ओवर द टाइम वहां पर चोकिंग हो जाएगी एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट यूट्रोफिकेशन, ठीक है। देन वर्ड्स इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन जो हम वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, उसे स्ट्रैटिफिकेशन कह देंगे। जैसे बहुत हाई कैनोपी ट्रीज होंगे, फिर स्मॉल कैनोपी ट्रीज होंगे, फिर श्रब्स होंगी, फिर हर्ब्स होंगी, राइट। तो वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, यूट्रोफिकेशन। आंसर होगा इसका यूट्रोफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन, जो हम पढ़ते हैं जब हम कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ये सारे फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं ना, तो हम इसके अंदर कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस तरीके से इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन हो रहा है, हम उसके स्टेप्स पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं अर्थ फॉर्म पहले फ्रैगमेंट्स बनाएगा, राइट, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, तो उसी के अंदर ह्यूमिफिकेशन आता है। ह्यूमिफिकेशन में लीचिंग पढ़ते हैं, फ्रैगमेंटेशन हुआ, फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स बहकर नीचे चले गए जिसे हम लीचिंग कहते हैं। देन कैटाबॉलिज्म के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन होती है और मिनरल्स धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, मिनरलाइजेशन। तो ये जब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजिशन वाला पूरा साइकिल, तो उसके स्टेप से ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन इज ह्यूमिफिकेशन, release of mineral slowly from the organic matter is mineralization. Stratification is vertical distribution of the species, and lake का aging because of nitrate and phosphate is eutrophication. Okay. देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक ही जीन को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके का स्टडी कर रही हूँ तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप देखेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो रिजल्ट क्या होता है, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो का, और फिनोटिपिक रेशो का 3:1। इसमें फिनोटिपिक का पूछा हुआ है तो मोनोहाइब्रिड को फिनोटिपिक का 3:1 हो जाएगा, है ना। कैसे, हम ऐसे बनाते हैं, कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए आएगा, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाते हैं बेटा, और ये वाला रिसेसिव फिनोटाइप दिखाते हैं, राइट। तो ये 3/4 और ये 1/4। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पूरा डिटेल में नहीं बता रही बेटा आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जीन एक साथ स्टडी की जाएंगी। और अगर मोनो हाइब्रिड का रेशो 3:1 है, तो डाई हाइब्रिड का 3:1 इंटू 3:1 कितना हो जाएगा, 9:3:3:1, 9:3:3:1 हो जाएगा। तो डाई हाइब्रिड का ये लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हम कहते हैं कि भाई रेड कलर के फ्लावर थे और पिंक कलर के फ्लावर, सॉरी व्हाइट कलर के फ्लावर थे, रिजल्ट आया पिंक कलर के फ्लावर। अब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा फिनोटिपिक रिजल्ट आएगा, ये वाले रेड हो जाएंगे, ये पिंक हो जाएंगे, और ये व्हाइट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1:2:1। क्या आंसर आएगा, 1:2:1। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जानना चाहते हैं तो हम उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं जस्ट टू नो द जीनोटाइप। तो इसमें जो रिजल्ट आता है दैट इज 1:2। तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस में जस्ट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द
ऑफ द ऑर्गेनिज्म हु इज शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। जो दिखा तो डोमिनेंट फिनोटाइप रहा है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये जानने के लिए हम उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। साइकिल, क्रेब्स साइकिल का नाम क्यों दिया गया? ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्रेब्स नाम था उनका, तो क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एक एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है, तो ट्वाइस। ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास आइसोसिट्रेट होता है, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन ग्रुप होता है, और आइसोसिट्रेट से हम बनाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट 5 कार्बन ग्रुप होता है, तो अल्फा 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से जब सक्सिनेट या सक्सिनाइल कोए की बात करते हैं, तो वहां पर 4 कार्बन जनरेट होता है, तो मतलब एक डी कार्बोक्सिलेशन अब इस स्टेप पे हो जाएगा। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से जब हम किसकी बात करते हैं? सक्सिनेट, सक्सिनाइल को एंजाइम में, तो उस टाइम पे भी हमारे पास क्या आएगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ट्वाइस, 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कौन से स्टेप में होता है? डिसॉल्व होना मतलब खत्म होना। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना कब था? जाइगोटीन में। व्हाट इज जाइगोटीन? जाइगोटीन मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है, उसकी स्टेज को हम कहते हैं जाइगोटीन। ठीक है। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोमल बिहेवियर के हिसाब से 5 स्टेजेस होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, बुके लाइक अपीयरेंस आती है। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पेयर अप करते हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। पेकाइटीन में आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में अब इसकी जरूरत नहीं है, किसकी? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, तो वो डिसॉल्व हो जाता है और कियाज्मेटा फॉर्मेशन होती है। डिप्लोटीन सस्पेंडेड रहती है तो उसे डिक्टियोटीन कहा जाता है। फाइनली ये कियाज्मेटा भी टर्मिनलाइज हो जाता है इन डाइकाइन। ठीक है। ये मियोसिस 1 के स्टेप्स है प्रोफेज 1 के। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस कहाँ काम आती है? फूड के ट्रांसलोकेशन में काम आती है, प्लांट्स के अंदर। तो मास फ्लो इज फास्टर देन डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। मास फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इट इज कंपैरेटिवली फास्टर। और ये दो पॉइंट्स पर डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, मतलब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक चीजें जानी है तो देयर शुड बी डिफरेंस। So mass flow is the result of pressure difference between the endpoints. Different substances involved in mass flow move at different paces. तो different substances अलग अलग पेस से मूव करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि मास फ्लो में यहाँ अगर हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर है, तो जितने भी सब्सटेंसेस इस पर है, तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विद द सेम पेस जाएंगे, किसी का भी पेस अलग नहीं होगा। जबकि ये कह रहा है कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग पेस से मूव करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मास फ्लो कैन रिजल्ट थ्रू ईदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। तो मास फ्लो जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस से रेगुलेट होता है। सही है। तो या तो इस तरफ होगा, पॉजिटिव होगा तो पुश वाला हो जाएगा, जैसे कि हमारे फ्लोएम में देखने को मिलता है। नेगेटिव होगा तो जाइलम में जो देखने को मिलता है ट्रांसपिरेशन फुल, वो वाला हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से होता है, तो पुलिंग इज नेगेटिव, पुशिंग इज पॉजिटिव। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट पूछे। आप देख लीजिए, सी को छोड़कर बाकी सारे सही। ठीक है। Then doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. तो इसने बोला है कि डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें डबल करने हैं, कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक ड्रग का नाम है जिसको हम यूज करते हैं। ये जो कॉल्चिसिन है ना, ये मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में हो चुका है। तो अगर प्लांट्स में हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करना चाहते हैं, तो हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं। कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर बनते ही नहीं, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो एनाफेज में जो सेपरेशन होने वाला है वो भी नहीं होगा। एज अ रिजल्ट एक ही सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी जनरेट हो जाएगी।
more than two sets of chromosomes होंगे. So doubling the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after metaphase. तो मेटाफेज के बाद माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा ही नहीं, सेल कहाँ अरेस्ट हो जाएगी, मेटाफेज में ही अरेस्ट हो जाएगी. तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं. चलो 15 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड. रुबिस्को क्या है? वन. हम रुबिस्को की बात कब करते हैं? C3 साइकिल के अंदर करते हैं, कैल्विन साइकिल के अंदर करते हैं, राइट. हम C4 साइकिल में भी रुबिस्को की बात करते हैं. ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है सारे वर्ल्ड का, सारे बायोस्फीयर का. तो रुबिस्को राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है बेटा. फोटो रेस्पिरेशन, जब हम बोलते हैं रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ना चलकर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चल रही है, तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. डज नॉट अकर इन C4 प्लांट. C4 प्लांट्स में नहीं होता बिकॉज उसके अंदर अडेप्टेशन रहती है, क्रैन्स एनाटमी है उसके अंदर. जो अलग अलग जो रुबिस्को अलग सेगमेंट में रहेगा और ऑक्सीजन अलग सेगमेंट में रिलीज होगी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से जो रुबिस्को की साइट के ऊपर या रुबिस्को जहां पर प्रेजेंट है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा रहता है कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन रहती ही नहीं है. अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती तो फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट. दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रिलेशन जो रीजन वाला वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. इन राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस. राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल एर्ली ने दी थी. और उन्होंने क्या बोला था कि जो एक एरोप्लेन है उसको इकोसिस्टम समझ लो. एरोप्लेन के जो राइवेट्स होते हैं उनको स्पीशीज समझ लो. स्पीशीज विद इन अ जीनस हो गई राइवेट्स. और अब अगर हर पैसेंजर एक एक राइवेट लेकर जा रहा है तो शायद जो एरोप्लेन है उसको शुरू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टाइम पर जब बहुत सारे राइवेट्स चले जाएंगे तो एरोप्लेन जो है अनस्टेबल हो जाएगा. वैसे ही इकोसिस्टम में जब स्पीशीज जाने लगती हैं तो शुरुआती टाइम पर शायद फर्क ना पड़े, लेकिन लेटर ऑन बहुत सारा फर्क पड़ेगा. और जो सारी स्पीशीज अगर चली जाएंगी तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. अब ये भी मैटर करता है कि जो राइवेट्स है अगर वो विंग वाले एरिया से हटाए गए हैं तो इकोसिस्टम जल्दी अफेक्ट होगा और ज्यादा अफेक्ट होगा. ऐसे ही या एरोप्लेन ज्यादा अफेक्ट होगा और जल्दी अफेक्ट होगा. ऐसे ही अगर हम स्पीशीज को, जो स्पीशीज बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम के अंदर, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं तो उससे भी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. जैसे एरोप्लेन विंग्स वाले राइवेट हटने की वजह से अनस्टेबल हो गया, ऐसी स्पीशीज जो क्रूशियल रोल प्ले करती है उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज. अगर कीस्टोन स्पीशीज को हटाया गया तो एरोप्लेन इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा बहुत जल्दी. तो स्पीशीज विद इन अ जीनस को रिप्रेजेंट कर रही है राइवेट, और कीस्टोन स्पीशीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? राइवेट ऑन विंग्स, वो है कीस्टोन स्पीशीज. और एरोप्लेन खुद क्या है? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम से अगर स्पीशीज जाती है या एरोप्लेन से राइवेट जाती हैं तो लॉन्ग टर्म में ये नुकसान करेगा, लेकिन अगर प्लेन एरोप्लेन से विंग वाले राइवेट्स जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में ही नुकसान करेगा. या कहो इकोसिस्टम से कीस्टोन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में ही नुकसान करेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पी फ्लावर 5 petals are arranged in a specialized manner with one posterior, two lateral and two anterior. ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था. posterior is standard, lateral are wings, and two anterior are fused with each other which is known as keel. तो standard, wings and keel, ठीक है. इसमें मिलता है फेबेसी में. पेपिलोनेशियस भी बोलते हैं इसको, एस्टिवेशन है ये. पेटल्स के अरेंजमेंट की बात हो रही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स. तो पोएसी को छोड़ दो क्योंकि ये जो हमारे राइस व्हीट वाले तो नहीं रहते मंथ्स तक, तो पोएसी वाला कैंसिल कर दो सब जगह से. तो लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, रोजेसी, इन फैमिली में मंथ्स तक पॉलन ग्रेन वायबल रहते हैं, मतलब वो जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं लेटर ऑन. Pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant is.
तो एक ही प्लांट है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व है, तो उसे क्या कहेंगे? गेटिनोगेमी। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत रहेगी। जीनोगैमी में क्या होता है? दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व रहते हैं। ऑटोगैमी में एक ही प्लांट का सेम ही फ्लावर इन्वॉल्व रहता है। क्लीस्टोगैमी क्या है कि फ्लावर्स ओपन नहीं होते, एंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ ओनली ऑटोगैमी इज परमिटेबल। फ्लावर क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा। एंथेसिस नहीं होती, मतलब फ्लावर की जो पेटल्स है वो ओपन नहीं होती। तो क्लीस्टोगैमी में आपको सिर्फ ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in discovery. तो ऑक्सिन ने कौन से फिनोमेना को इन्फ्लुएंस किया था? फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म देखा था ना, जो जब ऑक्सिन की डिस्कवरी हो रही थी तो देखा गया कि जहां जिस तरफ से लाइट डाल रहे हो, प्लांट उसी तरफ झुकता चला जा रहा है। तो अगर मैंने लाइट इस डायरेक्शन से दी तो प्लांट इस तरफ झुकेगा। तो मतलब प्लांट के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड प्लांट बनाऊं तो वो इस तरीके से झुकेगा, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इलोंगेट कर गया, ये वाला हिस्सा ये इलोंगेट कर गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा था। तो ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगा वो हिस्सा क्या हो जाएगी? वहां की सेल्स क्या करेंगी? इलोंगेट कर जाएंगी, एंड एज ए रिजल्ट बेंडिंग हो जाएगी। तो जब आप लाइट इस तरफ से देते हो तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, ऑपोजिट टू लाइट डिफ्यूज हो जाता है, ऑक्सीजन लाइट से दूर भागता है। और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पीछे वाले हिस्से में इकट्ठा हो गया और वहां पर सेल्स का इलोंगेशन करा देगा एंड बेंडिंग हो जाएगी टूवर्ड्स लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रोथ करना। एपिकल डोमिनेंस, एपेक्स का ही ग्रोथ करते चले जाना, लेटरल ग्रोथ का ना होना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। रूट इनिशिएशन, रूट का फॉर्मेशन शुरू हो। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोड पॉलीआर्क। पॉलीआर्क का मतलब होता है बहुत सारे जाइलम बंडल्स हैं। रेडियल, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है। एक्सार्क, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होना एक्सार्क कहलाता है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होना एंडार्क कहलाता है। एक्सार्क रूट में मिलता है, एंडार्क स्टेम में मिलता है। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन रूट। दूसरा होता है कॉन्जॉइंट, जिसमें एक ही रेडियस के ऊपर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, वो स्टेम में मिलता है। पॉलीआर्क और टेट्रार्क। पॉलीआर्क मतलब चार से ज्यादा जो जाइलम बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसे कहते हैं पॉलीआर्क। और ये मोनोकोट रूट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर चार ही मिलते या चार से कम मिलते तो वो डाइकोट रूट में मिलेंगे, तो मोनोकोट रूट इसका आंसर होगा। What will happen if fresh water lake gets contaminated by addition of polluted water with high BOD? BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तुम जितना ज्यादा पोल्यूटेड पानी दोगे ना उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा पोल्यूटेड तुमने पानी दिया उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी कम होती चली जाएगी। तो बोल रहे हैं कि अगर फ्रेश वाटर में हमने बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर डाल दिया तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द लेक विल डिक्रीज। यस, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड पानी डाला है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीजन पानी से टेकअप करेंगे, और जब पानी से ऑक्सीजन टेकअप करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लेक विल रिमेन अनअफेक्टेड, ये तो गलत है। नंबर ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स इन द लेक विल इंक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है। नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द लेक विल इंक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होने लग जाएंगे एक टाइम के बाद। द लास्ट क्रोमोसोम सिक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्रोमोसोम 1। सबसे ज्यादा जो लेंदी क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम 1 ही था। तो क्रोमोसोम 1 लास्ट क्रोमोसोम था जो कि सीक्वेंस हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ, 13 बिग ईयर्स इसने लिए थे, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम, मतलब मिनरल्स का प्रेजेंस सॉइल के अंदर क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट। अगर बायोमास ऑर्गेनिक मैटर की बात करते तो क्या होता है किसी भी एरिया के अंदर? तो स्टैंडिंग क्रॉप हो जाता है। और अगर इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमस जो होता है वो रिजर्वोयर होता है मिनरल्स का, जो धीरे धीरे
बहुत ही स्लो स्पीड से मिनरल्स को रिलीज करता है। और डेट्राइटस क्या होता है, जो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, डेट्राइटस। Plants offer rewards to the animals in the form of pollen and nectar, and the animals facilitate the pollination process. Animals ने pollination कर दिया, plants को benefit कर दिया, plants ने बदले में उसे nectar और pollen grains दिए। इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को एक दूसरे की वजह से नुकसान होता है। कमेंसलिज्म में एक को ना फायदा ना नुकसान और दूसरी को फायदा होता है। और अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है or the other species neither get benefited nor harmed. Species of plants that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called. तो बोल रहे हैं कि प्लांट्स की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कि दूसरी स्पीशीज को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। तो द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड कीस्टोन। हम बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। एक कम्युनिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, जो बाकी स्पीशीज को भी कंट्रोल कर रही है, उसे कहते हैं की स्टोन स्पीशीज। ये बेटा आपको दिए हुए हैं टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंदर। हम प्लांटी किंगडम की बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे बाकी सब ग्रुप्स है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, क्लासेस है नहीं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा किसमें होगा, लाइकोपोडियम और सीलाजिनेला। सिलोप्सिडा सिलोटम, स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा एडियंटम, वॉकिंग फर्न कहते हैं। एडियंटम का दूसरा नाम क्या है, वॉकिंग फर्न। इसका जो लीफ टिप देखोगे वो इतनी जल्दी वेजिटेटिवली ग्रो करता है कि ऐसा लगता है एज इफ दिस फर्न इज इटसेल्फ वॉक। इसे नाम क्या दे दिया, वॉकिंग फर्न। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इन्यूलिन आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाएंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़कर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है डीनेचुरेशन के वक्त। तो हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। किससे निकाला जाता है, वो थर्मो एसिडोफाइल से निकाला जाता है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। Name the component that binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. जो ओपेरोन होता है उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन देखा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन का। रिप्रेसर प्रोटीन की जो जीन होती है उसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन की जीन को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन। तो वो रेगुलेटरी जीन से आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, दैट वुड बी रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और रेगुलेटरी जीन हो जाते हैं। अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको हम ये ले लेते हैं, was crossed with homozygous white flower. Violet is a dominant over white. Which one of the following represents the expected combination among 40 progenies? 40 प्रोजेनीज है, अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास एक तो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन आएगा और एक होमोजाइगस कॉम्बिनेशन आएगा। हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन क्या होगा, वॉयलेट, और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन क्या होगा, व्हाइट। तो 20 विल बी वॉयलेट एंड 20 वुड बी व्हाइट। फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू। आपको पता है ना कि जो फैटी एसिड्स है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में ब्रेक होते हैं। जब हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स पढ़ते हैं तो दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए हर बार निकलता चला जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ
5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इन ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, देन वी हैव ligation of foreign DNA at which of the following site will result in the loss of tetracycline resistance of PBr322। अगर आप PBr322 का एनसीईआरटी फोटो देखोगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो जीन है उसके अंदर कौन से आरई की साइट है, बैम एच वन की साइट। आंसर क्या आ जाएगा, बैम। देन हमारे पास हार्मोन दिए हैं, प्लांट हार्मोन, और दूसरे में हमारे पास फंक्शन दिए हैं। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना है, तो ओवरकम करना है एपिकल डोमिनेंस को, तो व्हाट डू वी नीड, क्या होना चाहिए। एपिकल डोमिनेंस होगी किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। लेटरल ग्रोथ किसकी वजह से होती है, साइटोकाइनिन की वजह से। ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस वो क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, राइट। देन ऑक्सिन, इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, इनको कुंभ। देन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करेगा, लेंथ, ग्रेप्स की, ग्रेप का जो स्टॉक होता है उसकी स्टॉक लेंथ को बढ़ा देता है, जिब्रेलिन। ऑक्सिन पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। सिम्पोर्ट क्या होता है, हमारे पास तीन तरीके की चीजें होती है, एक यूनिपोर्ट, एक एंटीपोर्ट और एक सिम्पोर्ट। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल एक चैनल से जा रहा है तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक चैनल से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। और दो मॉलिक्यूल एक चैनल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। तो इन सेम डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सेम कैरियर, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन और फाइकोराइथ्रिन किस में मिलेगा, बहुत इजी है। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर कॉज करता है तो ब्राउन एल्गी में मिलेगा, फेइयोफाइसी आ जाएगा। और फाइकोराइथ्रिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये रोडोफाइसी में आ जाएगा, तो फेइयोफाइसी एंड रोडोफाइसी आंसर आ जाएगा, ठीक है। In which disorder change of single base pair in the gene for beta globin chain results in the chain change of glutamic acid to valine। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, इस पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जिसके आंसर में ये वाला लॉजिक अप्लाई होगा, तो एग्जामिनर्स ने ध्यान नहीं दिया। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन। बीटा ग्लोबिन चेन पर आता है। ट्रांसवर्जन होता है, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसवर्जन एक पॉइंट म्यूटेशन किसमें देखने को मिलती है आपको, सिकल सेल एनीमिया में। जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, जबकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया में कम या ज्यादा बन रहे हैं, और यहाँ सिकल सेल एनीमिया में कह रहा है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो डिफेक्टिव बन रही है। और थैलेसीमिया में या तो अल्फा कम बन रहा है या बीटा कम बन रहा है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है इसमें, क्योंकि जो हमारे पास कैस्केड होता है जिसमें हम बात करते हैं कि जो जो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, जब कभी कोई वुंड होता है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो कैस्केड हमारी बॉडी में चलता है उसके एंजाइम्स गेट अफेक्टेड इन हीमोफीलिया, ठीक है। इसे रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में उसके डिसेंडेंट्स में देखी गई। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल एलानिन इकट्ठा होता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म उसका नहीं हो पाता, मेंटल रिटार्डेशन आती है, तो ये ऑटोसोमल डिजीज। सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, एक ऑटोसोमल डिजीज है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर उसकी जीन होती है जो कि डिफेक्टिव हो जाती है। इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगी, सिकल सेल एनीमिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। द केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर कैलेट्रोपिस है। कैलेट्रोपिस के आसपास आप कोई बकरी कोई गाय नहीं देखते, आंकड़े का पौधा है ये। क्यों नहीं देखते, क्योंकि ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं जो कि पॉइजनस है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यूज इन द स्टीलर रीजन ऑफ अ स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका ऑर्डर बताना है, तो प्राइमरी जाइलम होगा, देन सेकेंडरी जाइलम होगा, देन वेस्क्यूलर कैम्बियम होगी, देन सेकेंडरी फ्लोएम होगा, एंड देन प्राइमरी फ्लोएम होगा। देख लो इसमें पहले प्राइमरी जाइलम आएगा, फिर सेकेंडरी जाइलम। पिच से बताना ना, पिच से कॉर्ड्स की तरफ, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। Which of the following mineral ion is not remobilized in plant?
जो रीमोबिलाइज नहीं हो सकता वो कौन सा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्यों नहीं हो सकता रीमोबिलाइज? क्योंकि वो मोबिलाइजेबल है ही नहीं। सिंस कैल्शियम इज नॉन मोबिलाइजेबल तो वो रीमोबिलाइज नहीं होगा, याद रख। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास किसमें? फोटोसिंथेसिस के अंदर। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी इस क्वेश्चन। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, दो फोटो सिस्टम होते हैं और हमारे पास इस तरीके से जो थाइलेकोइड है वो अरेंज रहते हैं, राइट। बेटा ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट। और अप्रेस्ड पार्ट में आपको क्या मिलेगा? PS2। और जो बाकी रेड वाला हिस्सा बच गया उसको बोलते हैं, रेड वाला जो हिस्सा बच गया उसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में मिलता है PS1। अब देख लो, ग्रैनल लैमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। रेड वाला रीजन भी है और ब्लैक वाला भी है ग्रैनल लैमेले, मतलब इसकी बात हो रही है बेटा। तो सही है ये तो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड इन नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के अंदर ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व रहता है। स्ट्रोमल लैमेले, मतलब इसकी बात हो रही है। स्ट्रोमल लैमेले में क्या नहीं है? स्ट्रोमल लैमेले में PS2 नहीं है, सही है, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेले में ब्लैक रीजन ही नहीं है, मतलब अप्रेस्ड पार्ट ही नहीं है। और ना ही उसमें NADP रिडक्टेज मिलता है। NADP रिडक्टेज भी आपको कहाँ मिलता है? दूसरे जो ग्रैनल लैमेले उधर मिलेगा, ठीक है। इजी। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत इजी है, हमें मिनरल न्यूट्रिशन से कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। ये देखिए, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस क्या करते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है सिम्बायोटिक कंडीशन में। थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूछा है। पहले एंजियोस्पर्म में क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन हुआ और उससे क्या बने? मेगास्पोर्स बने। अब इन मेगास्पोर्स में तीन मेगास्पोर्स का डीजनरेशन हो जाएगा बेटा, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स, ठीक है। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। तो पहले तो ये हुआ मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, फिर डीजनरेशन, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, फिर डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स। एंड उसके बाद सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे फंक्शनल मेगास्पोर में। एंड जो न्यूक्लियाई है वो मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स पोल। एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो से। तो पहले फंक्शनल मेगास्पोर होता है, सॉरी, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होकर फंक्शन 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। उसके अंदर 3 माइटोटिक डिविजन होते हैं जिनमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। एज ए रिजल्ट 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस एक पोल की तरफ चले जाते हैं, 3 दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं। एंड बाद में उसमें सेल वॉल सिंथेसिस हो जाता है। तो CBADE देखो कहाँ है, ठीक है। Which of the following statement is true? All pteridophytes exhibit haplodiploidic pattern, ठीक है। सीड बेयरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न। सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन है? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो ये तो गलत हो गया। मोस्ट एल्गल जेनरा आर डिप्लॉन्टिक। मोस्टली एल्गल जेनरा हैप्लॉन्टिक होते हैं, डिप्लॉन्टिक में हम फ्यूकस पढ़ते हैं, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स डू हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये भी गलत हो गया। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बाद में जब बायोटेक के क्वेश्चंस कराएंगे तब कराएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज। हमसे लेटरल मेरिस्टम पूछा जो गर्थ में प्रेजेंट होगा।
एक्सिलरी बड तो नहीं होती गर्थ में प्रेजेंट, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा, इससे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम को। देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएगा एंड कॉर्क कैम्बियम हो जाएगा। ये तीनों जो है वो गर्थ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, साइडवेज लोकेटेड रहते हैं। तो बी सी डी कहाँ है, तो बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, ये भी जब आपको बायोटेक कराएंगे तब कराएंगे ये वाला क्वेश्चन। Then the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. बिल्कुल सही है। Transcription unit in DNA is defined primarily by three regions: promoter, structural gene and terminator। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपस में रीजन वाला रिलेशन नहीं है। 32P एंड 35S वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर्षे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या डिप्लोकोकस निमोनिया पर काम किया था जस्ट टू टेल द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एंड उन्होंने माइस भी लिए थे। एंड एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताया था, उन्होंने बायोकेमिकल प्रूफ दिया था। एंड बाद में अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हर्शे एंड चेज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके बीच में। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स वाज क्रॉस्ड विद अ प्लांट होमोजाइगस फॉर ग्रीन सीड्स एंड व्हाइट फ्लावर्स। तो इसमें देखो येलो सीड्स ना, येलो तो डोमिनेंट कलर है, तो हमारे पास जो फाइनली F1 का प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। F1 प्लांट्स में क्या थे, येलो सीड्स थे एंड पिंक फ्लावर्स। ठीक है, कैसे कैसे आया आप देखिए ना, उसको क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। दोनों तरफ होमोजाइगस थे, येलो सीड्स भी होमोजाइगस थे और ग्रीन सीड्स भी होमोजाइगस थे, रेड फ्लावर भी होमोजाइगस थे और व्हाइट फ्लावर भी होमोजाइगस थे। ठीक है, तो हमारे पास जो F1 का जीनोटाइप ये आएगा, जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या फिनोटाइप बनेंगे, ध्यान से देखिए। इसकी सेल्फिंग में हमारे पास एक तो फिनोटाइप ये वाला बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू मोनोहाइब्रिड बता रही हूँ बेटा। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन डाई हाइब्रिड के साथ बनाने के लिए एक रेड फ्लावर, एक पिंक फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर, फिर रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट। तो ये एक फिनोटाइप देगा क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और ये दूसरा फिनोटाइप देगा क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। और जब ये इनके साथ कंबाइन करेंगे क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पर तीन तीन फिनोटाइप आएंगे, रेड, पिंक एंड व्हाइट। रेड, पिंक एंड व्हाइट। ठीक है, तो तीन फिनोटाइप तो येलो, येलो रेड एक फिनोटाइप हो जाएगा, येलो पिंक एक फिनोटाइप हो जाएगा और येलो व्हाइट एक फिनोटाइप हो जाएगा। यहाँ से ग्रीन रेड एक फिनोटाइप हो जाएगा, ग्रीन पिंक एक फिनोटाइप हो जाएगा और ग्रीन व्हाइट एक फिनोटाइप हो जाएगा। सब सिक्स आंसर है। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग तभी होती है जब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड माइटोसिस के अंदर एनाफेज में स्प्लिट होती है और मियोसिस में एनाफेज 2 में स्प्लिट होती है, एनाफेज और एनाफेज 2। तो सेंट्रोमियर्स कब स्प्लिट होंगे, जब सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। तो फेज ऑफ सेल इलोंगेशन में सेल इलोंगेट हो जाती है, तो उसमें जो वैक्यूल है वो भी बढ़ जाते हैं साइज वाइज। सेल्स इन मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए आपस में कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि सिग्नलिंग होती है मॉलिक्यूल्स की फॉर डिवीजन, तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शंस भी ज्यादा मिलेंगे। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक प्लांट अपनी लाइफ टाइम में अलग अलग हिस्सों में ग्रो करता रहता है। तो थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। यस इट इज मेजरेबल, बट आप ये कह दो कि इतना होने के बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं, इट इज इनडिटर्मिनेट। ओके, देन हमारे पास आता है जाइगोमॉर्फिक। अच्छा आज इतना ही करें, अब एक नेक्स्ट वीडियो बना लूंगी मैं जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 148 तक मैंने आपको ये सारे प्रैक्टिस करा दिए, अब बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे।
आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है, जहां जहां मैंने बोला है क्वेश्चन, तो आप उस टाइम पर मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद रीड कीजिए, एंड देन सॉल्व इट एंड देन मैच द आंसर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।